चौपाल का सगला दर्शक ने राम राम सा भाई ग्रामीण भाई बहनों में चौपाल का माध्यमों नई नई जानकारी आप सभी के लिए ले रहा जो सीधी सीधी आप सभी की जिंदगी जुड़ी हुई है। आज के टाइम भागदौड़ भरी जिंदगी और बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण बहुत सारी एलर्जी बहुत सारी बीमारियां आपने शरीर में घर कर जावे। जी वो एक है दमा रोग। आज छोटो टाबर लेर बड़े बुजुर्ग ने थोड़ी सी दूर चालवाऊँ थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़वाऊँ सांस फूलबा लाग जाए छाती में भारीपन हो जाए एक कारण दमा रोग भी है। भाई दमा रोग वो आप की तरीकों अपनो बचाव कर सका कई यान का उपाय कर सका हाँ कि आपने दमा रोग हुए ही नहीं। और जब भाई बहना ने दमा रोग की शिकायत है बे की तरीकों ई रोग बचाव कर सके कौन कौन सा इलाज है ई विषय पर जानकारी देबा खातर आपने सागे आपने स्टूडियो में पधारा है डॉक्टर अजीत सिंह शक्तावत जी। डॉक्टर साहब बाकी चौपाल कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप वरिष्ठ अस्थमा रोग विशेषज्ञ है SMS हॉस्पिटल जयपुर के माई। डॉक्टर साहब आज आप दमा रोग के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, आप देखा छोटे टाबर लेट बड़े बुजुर्ग में वो रोग देखने मिल रहे है तो वो दमा रोग आखिर है कहीं कहीं या कोई एलर्जी है? बिल्कुल आपने सही कहा कि आमतौर पर अस्थमा और दमा ये दो शब्द ऐसे हैं जो कि हमारी पूरी तरह से जीवन शैली के अंदर जो अस्थमा के रोगी हैं या जो दमा के रोगी हैं उनको समझने वाली बात है। सांस की बीमारियों की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से हम इसको विभाजित करते हैं, उनका हम डिवाइडेशन करते हैं। कहने का मतलब ऐसी सांस की बीमारी जो कि किसी भी तरह की एलर्जी से हो रही है वो तो हमारे को अस्थमा की तरफ इशारा करती है। और जो सांस की बीमारियां धुएं के एक्सपोजर से, बीड़ी है, सिगरेट है, चाहे वो आप किसी कारखाने में काम कर रहे हो तो वहाँ का धुआं है, ये सारी की सारी हमें COPD या दमे की तरफ इशारा करती है। विश्व अस्थमा दिवस का वो एक तरह से हर वर्ष मनाते हैं और जो मई महीने का पहला मंगलवार होता है उसको हम ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अस्थमा की बीमारी चूँकि एलर्जी से संबंधित है तो निश्चित तौर पर जितने भी हमारे अस्थमा के रोगी हैं उनका जब जीवन शैली पर हम प्रकाश डालते हैं या उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो कई तरीके से मरीज जो है अपनी समस्याओं को एलर्जी से जोड़ता है। तो मैं आपके सवाल के रूप में दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि अस्थमा की बीमारी एक तरह से एलर्जी से संबंधित बीमारी है। जी डॉक्टर साहब जी अभी आप बताओ कि भाई अस्थमा और दमा दो मतलब अस्थमा और दमा एक ही है या अलग अलग है? दोनों चीज़ें अलग अलग इसलिए जैसा मैंने बताया आपको कि वो बीमारी जिनके अंदर कोई ना कोई एलर्जी की हमें एविडेंस या ऐसा कहते हैं कि साहब उसका कोई तथ्य मिल रहा है कि साहब पेशेंट आता है या मरीज आता है कहता है कि साहब मैंने खाने में ये चीज़ खाई, खाने में ये खाती मेरे सांस में तकलीफ़ हो गई, मेरे शरीर में कई तरह की खुजली चलने लग गई। कई बार पेशेंट की ये हिस्ट्री भी निकल के आती है कि साहब मैं जैसे गांव की हमारी महिलाएं हैं और घर के अंदर झाड़ू है, बुआरी है, ये चीज़ें करती हैं तो कई बार धूल मिट्टी से जैसे ही उनका संपर्क होता है वो सांस की तकलीफ़ महसूस करती है। तो जहाँ पर हमें धूल मिट्टी, धुआं, वातावरण में परिवर्तन, ठंडी चीज़ें, ऐसी चीज़ों से सांस में तकलीफ़ हो रही है तो वो अस्थमा की कैटेगरी में आती है। और जो पेशेंट बरसों से बीड़ी पी रहे हैं, गाँव में हुक्का पी रहे हैं, चिलम पी रहे हैं, इनके साथ अगर धीरे धीरे सांस की कोई नलियों में सिकुड़न आती है और 10 साल 20 साल 30 साल बाद वो पेशेंट सांस की तकलीफ करता है तो वो दमा की कैटेगरी कहलाती है। आमतौर पर दमा को हम COPD वर्ड अभी पूरे विश्व के अंदर एक टर्मिनोलॉजी के तहत नाम दे दिया, उसको हम COPD कहते हैं। जी डॉक्टर साहब जी आप बताए कि भाई वो जो दमा को रोग है वो खासकर जो प्रदूषण हुआ है ब्यूँ बढ़ा है, लेकिन एक व्यक्ति ने दमा रोग हुआ है तो क्या पिछाने कहीं इसका लक्षण जो है बेकाई है? आमतौर पर जो सांस के मरीज हैं जिसमें चाहे अस्थमा हो चाहे दमा हो, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि आपने वर्ष के अंदर दो तरह से मौसम परिवर्तन होता है। एक अपना मार्च और अप्रैल के अंदर है जिसमें कि आप जयपुर में भी देखेंगे कि कई तरह के प्लांट्स या पोलन्स हैं। बंदर की रोटी का पेड़ का बहुत बड़ा एक उदाहरण है हमारे जयपुर के लिए, जिसके अंदर करीब 42% नाक की एलर्जी, जिसमें नाक से पानी आना, छींके आना, ये चीज़ें हमारे जयपुर के अंदर काफ़ी प्रचलित है। तो जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनके अंदर जैसे ही कोई धूल मिट्टी धुआं या पोलन्स का कोई संपर्क या शरीर में कण प्रवेश करता है तो सांस की नलियों में सिकुड़न आ जाती है। यहाँ पर सांस की नलियों का कंपैरिजन या तुलना हम छुई मुई के पौधे से कर सकते हैं।
जिसको आप जैसे ही हाथ लगा देते हैं वो मुरझा जाता है। उसी तरह से जैसे ही कोई मिट्टी का कण या धूल का कण या कोई परागकण आपकी सांस की नली में प्रवेश करता है तो सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती है। सिकुड़ते ही छाती में भारीपन आने लग जाता है, आप चलते हो सांस में तकलीफ आने लग जाती है। कई बार सांस की नली इतनी सिकुड़ जाती है कि हमें खुद को आवाज़ महसूस होती है, जैसे सीटी जैसी आवाज़ आ रही हो। तो ये तकलीफ जैसे ही सांस का कोई अटैक होता है या अस्थमा का अटैक होता है तो हमें इन लक्षणों का आभास होता है। जी डॉक्टर साहब जी अभी आप बताओ कि भाई अगर प्रदूषण में अपन थोड़ो भी जावा तो भी की वजह जो है दमा रोग हो सके, और आप लक्षणों में आप बताओ कि भाई सांस को फूलनो या छाती के अंदर भारीपन हो जानो। इसके अलावा डॉक्टर साहब जी मैं सुनी हूँ कि खांसी भी दमा रोगी ने बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल, सूखी खांसी कहीं आ रही है, और वो सूखी खांसी जब आपको किसी भी चीज़ के एक्सपोजर या जिसके संपर्क में आने के बाद अगर हुई है तो आप मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं एलर्जी के लक्षण हैं। और अगर खांसी के साथ कोई बलगम आ रहा है तो वो थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएट या अलग करने में आसानी हो जाती है कि ये कहीं ना कहीं दमे के लक्षण है। तो अगर सूखी खांसी है पूर्ण रूप से तो निश्चित तौर पर अस्थमा है, और अगर कहीं सूखी खांसी नहीं है और खांसी के साथ में कोई बलगम आ रहा है तो वो कोई ना कोई दमे का इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। जी मतलब आप आ कह सका कि भाई अगर अपने शरीर में थोड़ो से दूर चालबा में या बार बार में सांस फूल रही है या छाती में बहुत ज़्यादा भारीपन लाग रही है, सूखी खांसी हो रही है, तो अपन डॉक्टर को संपर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब आप अभी बताए हुए कि जी हाँ जो दमा रोग है इसको एक बहुत बड़ो कारण जो आप बताए हुए कि भाई प्रदूषण ही को बहुत बड़ो कारण है, लेकिन डॉक्टर साहब जी इसको कोई आनुवंशिक भी जो मैं सुनवा में आवे कि भाई एक आनुवंशिक कारण भी जो दमा को रोग है वो हो सके, तो इसके बारे में आप बताओ। बिल्कुल, अस्थमा की बीमारी आनुवांशिक रूप से बच्चों में भी आती है। आज मान लो मेरे अस्थमा का रोग है तो निश्चित तौर पर मेरे बच्चों में भी ये बीमारी 50% में आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि अस्थमा का जीन जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आमतौर पर जैसे ही मरीज आउटडोर में आता है तो हम इसको हिस्ट्री में पूछने की कोशिश करते हैं कि आपके माता पिता के तो कोई सांस की बीमारी नहीं है। अगर माता पिता में नहीं है तो हो सकता है दादा दादी में हो, नाना नानी में हो, तो कहीं ना कहीं हमें बैकग्राउंड में वो हिस्ट्री निकल के आती है कि हाँ ये बीमारी अस्थमा है, क्योंकि इनके फैमिली हिस्ट्री है या इनके परिवार के अंदर 2-3 संबंध ऐसे हैं जो इस बीमारी के साथ में पहले से ही परिवार के अंदर वो मरीज रहते हैं। जी डॉक्टर साहब अगर आप बीमारी आनुवांशिक है तो मान लो कि एक गर्भवती महिला है और बिना अगर दमा की बीमारी है तो वह आपने आपके घर में धारण जो टाबर कर मिले बिन किस तरीकों सुरक्षित कर सके ये बीमारी हूँ। जो गर्भावस्था में अस्थमा की बीमारी के इलाज के बारे में आमतौर पर महिलाएं चिंतित रहती है। जो अस्थमा की पेशेंट हैं ऑलरेडी या जो मरीज हैं उनको कई बार प्रेगनेंसी को अडॉप्ट करने में भी एक तरह से डर सा महसूस होता है कि मुझे इतनी सांस की तकलीफ है या मुझे इतना अस्थमा का अटैक होता है, क्या मैं प्रेगनेंसी में सुरक्षित रह पाऊंगी, क्या मेरा बच्चा सुरक्षित रह पाएगा। ये कई तरह के विचार और उनके सवाल जो है उस महिला के या उस पेशेंट के दिमाग में आते हैं। निश्चित तौर पर अस्थमा एक वैसे पूर्ण रूप से कंट्रोल अगर कहीं अस्थमा है तो प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। आपका जो ट्रीटमेंट है, ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो है हम जो आपने आम तौर की भाषा में पंप बोलते हैं या हम हमारी मेडिकल की भाषा में इन्हेलर बोलते हैं, वो रेगुलर चलते रहते हैं। अब जब प्रेगनेंसी होती है उस समय पहले 3 महीने, फिर 6 महीने और फिर 9 महीने का, ये 3 ट्राइमेस्टर्स हम जनरली डिवाइड कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि जो हमारी महिला चिकित्सक है वो पूर्ण रूप से इसमें ANC चेकअप से लेकर 9 महीने तक का पूरा अपना वो मॉनिटरिंग करती है। और उस मॉनिटरिंग में वो बीच बीच में अगर अस्थमा का रोग है तो उस समय भी वो पूर्ण रूप से उसको चिकित्सक की सलाह लेने के लिए हम कहते रहते हैं। जी मतलब आप कह सका कि अगर कोई दमा रोग की कोई गर्भवती महिला दमा रोग की शिकार है तो भी क्या टाबर ने दमा रोग को खतरो हुआ का कोई चांस को नहीं है। हाँ। मतलब आराम हूँ आपने जो भी दिनचर्या है बिन चला सके रूटीन बस बिन डॉक्टर कन जाबा की आवश्यकता है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब कहीं कारण यान का रेव है जिसके कारण जो दमा रोग की शिकायत जो है लोगों में देखने मिले है। अभी जो महसूस कर रहे हैं कि आमतौर पर हमारी जो लाइफस्टाइल है, एक मुख्य एग्जाम्पल अभी जिस ढंग से गर्मी पड़ रही है उस ढंग से अंदर एक AC वाली लाइफ, या यूं कहिए कि हम कूलर में हैं, AC में रह रहे हैं, ठंडे चीज़ों के ज़्यादा आदी हो गए हैं। तो तापमान में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, आपके खान पान में परिवर्तन, ये कई चीज़ें हैं, ये कई रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है।
तो मुख्यतया जो देखने के अंदर आया है कि जब भी वातावरण परिवर्तित होता है, आपकी बॉडी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग है तो उस वातावरण के परिवर्तन को आप आसानी से झेल लेते हो। अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी कहीं वीक है तो डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं किसी बीमारी के रूप में आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है। तो जो फैक्टर निकल के आए उसमें मुख्यतया यही है कि धूल है, मिट्टी है, मौसम के हिसाब से अपनी सावधानी रखें। बाहर के वातावरण 45 डिग्री टेम्परेचर, 47 डिग्री टेम्परेचर, उसके अंदर जैसे ही हम घर में प्रवेश करते हैं, चूंकि आप इतनी गर्मी से आते हो तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं गले में प्यास का आभास होता है। तुरंत हम बच्चे हैं, बच्चे तुरंत ही फ्रीज की तरफ डाइवर्ट होते हैं। वहाँ पर हमारे ठंडे पेय पदार्थ पड़े हैं, ठंडी छाछ पड़ी है, ठंडी दही पड़े हैं, इन आइसक्रीम पड़ी है, इनका सेवन करते हैं। इनका सेवन करते ही गले में खराश है। जो बच्चे ज़्यादा एलर्जिक या ज़्यादा सेंसिटिव हैं वो इस चीज़ से ज़्यादा ग्रसित होते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत सही बात आप बताइए कि भाई दमा रोग को मतलब एक बहुत बड़ा कारण वो भी है, और भी यूँ बहुत सारा रोग जो है डॉक्टर साहब हो जाए कि भाई आप ठंडा गर्म को ध्यान को नहीं रखा, और बदलते मौसम के मायने दमा रोगियों के ने और भी ज़्यादा परेशानियों को सामना करना पड़ सके। इसलिए जब भी आप कोई भी खानो या पियो तो एक तो साफ खानो है, और एक के साथ साथ में फ्रिज को ठंडो पानी नहीं पीनो, और एकदम वो एसी या कूलर के संपर्क में नहीं आनो। खासकर टाबरा और बुजुर्ग ने तो बिल्कुल ही नहीं आनो, विशेष रूप में ध्यान रखबा की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँ कि एक आम व्यक्ति आपने शरीर को की तरीका ध्यान रखे कि बिना जो अस्थमा रोग है वो भविष्य में हुए ही नहीं कभी। बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए निश्चित तौर पर आपकी एक तो रूटीन लाइफस्टाइल, जो आपकी दिनचर्या है वो बिल्कुल सेट है, उसको आप अपना मॉनिटर करें। रूटीन में गांव में हम देखते हैं कि आपका योगा या और कोई आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो आपकी रेगुलर रहे। खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, उसको देखते हुए हमारी कई चीज़ें खाने की सुबह हम बनाते हैं या किचन में या रसोई में पकाते हैं, वो शाम तक ख़राब होने की संभावना रहती है। ज़्यादा पुरानी या 2 दिन 3 दिन पुरानी चीज़ों का सेवन नहीं करें। आप बाज़ार भी जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ें शुद्ध जो आपको लगती है कि ये हो सकती है, उनका आप घर के अंदर प्रवेश कराएं, और बच्चों का भी विशेष ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक तरह से हमारी अस्थमा की जो बीमारी है उससे बचने के लिए हमें हमारी फिज़िकल एक्टिविटी, जो हम योगा है, एक्सरसाइज है, वो करते हैं, वो आप मेंटेन रखें। आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। साथ ही भविष्य में आपको किसी तरह की कोई एलर्जी से संबंधित समस्या नहीं हो, उसके लिए हमें वो चीज़ें आइडेंटिफाई या उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको सूट करती है, कौन सी नहीं करती है। आज मुझे किसी चीज़ के ककड़ी खाने से या बैंगन खाने से कोई तकलीफ़ हो रही है तो निश्चित तौर पर मैं उसको मेरे खान पान से बाहर करूँगा। सिमिलरली कोई मान लो आपको कोई ऐसी दवाई रिएक्शन करती है तो हम उस दवाई का सेवन नहीं करें। तो ये कई छोटी छोटी सावधानी है जिसके ऊपर हम जो है ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर हमें अस्थमा की बीमारी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आप बहुत बढ़िया जानकारी दियो कि भाई आपा ने अस्थमा जियान की बीमारी हुए ही नहीं, इसके लिए आपा ने सबसे पहले आपा ने अपनी दिनचर्या को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन आपा ने योगा आसन वगैरह सब करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अपने खान पान को खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी पैकेट को खाना है या जो भी बाहर को खाना है बिन कम खाने की कोशिश करनी है, और घर को बनो ताज़ा और साफ सुथरा खाना खाने की ज़रूरत है, ताकि आपा अपने परिवार के साथ, खुद के साथ साथ अपने परिवार और अपने टाबरा ने भी स्वस्थ रख सका। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँ जी, आप बहुत जगह सुना हाँ कि अस्थमा को अगर कोई रोगी है तो भी क्या आसपास में जो भी लोग हैं बाने भी अस्थमा हुआ को खतरो हो सके, तो कहीं भ्रांति है या वास्तव में इनको कोई हो सके? अगर कोई घर में जैसे अस्थमा का पेशेंट है या उसके खांसने से आसपास के मरीजों में कोई अस्थमा की संभावना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अस्थमा एक आनुवांशिक रोग है, संक्रामक नहीं है। जैसा कि संक्रामक रोग का उदाहरण हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि कोविड जैसी महामारी आई हमारे, तो ये बहुत ही संक्रामक रोग था। एक मरीज से 25 मरीज 30 मरीज ये फैलता है। तो अस्थमा कोई ऐसे फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो इसलिए अस्थमा के रोगी को आप उस रूप में नहीं देखें कि इससे ये बीमारी हमें लगेगी। वो बिल्कुल सुरक्षित है और जेनेटिकली या आनुवांशिक रूप से जरूर ये बीमारी आती है, बाकी संक्रामक बिल्कुल नहीं है। जी, मतलब कि वो आनुवंशिक है लेकिन और संक्रमण को नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ पूछना चाहूँ कि जी बदलते मौसम के मायने बहुत सारी बीमारियां बढ़ जावे, तो इन का में जो अस्थमा का मरीज है मैंने कौन सी सावधानियां रखने की खास ज़रूरत है मौसम के बदलाव के साथ साथ? आमतौर पर जो चीज़ें देखी गई है, एक तो सबसे ज़्यादा बच्चे
और एक हमारे बुजुर्ग, इन दो एज ग्रुप या दो उम्र वालों का विशेष करके हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका विशेष ध्यान रखें। जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दी आती है, बच्चे आमतौर पर नंगे पैर जमीन पर घूम रहे हैं, साथ ही स्वेटर नहीं पहनना, गर्म कपड़े नहीं पहनना, ये ऐसी चीज़ें जिससे उनको थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो जाता है और ये सर्दी जुकाम ही उनको अस्थमा की तरफ लेके जाता है। ऐसे ही जब मान लो ठंड आती है तो हम हमारे गर्म कपड़ों का विशेष ध्यान रखें, कान को ढक के रखें। कई हमारे बुजुर्ग हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो अब तो चूंकि कोविड भी है तो हमें हमारे मास्क का उपयोग करना चाहिए। मास्क की वजह से आप ये जानकर ताज्जुब करेंगे कि पिछले 2 वर्षों में अस्थमा के और जो सांस की बीमारियों के रोगियों में 25% कमी आई है। तो कहने का मतलब यह है कि जो वातावरण के अंदर कारक हैं, अस्थमा कारक, धूल है, मिट्टी है, परागकण है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपके नाक में प्रवेश नहीं करेगी तो आपको कई चीज़ों से, अस्थमा ही नहीं, सांस की और भी अन्य बीमारियों से आपको बचने में आसानी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, एक इनहेलर को जी आप शुरू में भी बताया कि भाई अगर अस्थमा रोगी है इनहेलर लेना बहुत ज़रूरी है, तो इनहेलर लेना कितना ज़्यादा आवश्यक है और डॉक्टर को संपर्क करने के बाद ही वो लेना चाहिए या दवाइयाँ भी एक व्यक्ति ठीक हो सके? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि आउटडोर में जैसे ही मरीज आता है उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय रहता है कि जाते ही मुझे डॉक्टर जो है वो पंप लिख देंगे या इनहेलर लिख देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सबसे बढ़िया इलाज कोई अस्थमा का है तो वो इनहेलर से ही होता है। उसका कारण आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आपने पूछा कि गोली लें या इनहेलर लें, आमतौर पर आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई पेशेंट सांस की तकलीफ लेके आता है, हम उसको भाप से दवाई देते हैं। वो भाप से दवाई देते ही 10 से 15 मिनट के अंदर उसके सांस की तीव्रता जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। आधे से 1 घंटे में पेशेंट बिल्कुल अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। यही अगर मैं उदाहरण दवाई के साथ लूँ तो दवाई हम मुंह से पानी के साथ लेंगे। एक गोली को शरीर में असर करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए। वो आपके पेट में जाएगी, पेट में जाके वो गोली के टुकड़े होंगे, फिर वो घुलेगी, घुल के खून में आएगी, खून से फिर जहाँ अटैक हो रखा वहाँ आएगी। तो इस प्रक्रिया के अंदर करीब 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो तुरंत असरकारक और तुरंत रिलीफ के लिए पेशेंट के लिए इनहेलर ज़्यादा लेते हैं। अब इनहेलर लेने के बाद मरीज के दिमाग में ये आता है कि क्या मैं इसका आदी हो जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा कि आदी आदमी उन चीज़ों से होता है जिसका कि दिमाग पर असर होता है। आज कोई भी नशे की चीज़ ले लीजिए आप, चाहे ड्रग्स ले लीजिए, मॉर्फिन ले लीजिए, कोकीन ले लीजिए, ये हमारी रूटीन की लाइफ में चाय है, कॉफ़ी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे दिमाग पर असर डालती हैं, हमें अलर्ट करती है। जबकि जितने भी इनहेलर हैं ये सारे के सारे सीधे आपकी सांस की नलियों पर जा रही है, तो आप उस चीज़ के आदी नहीं हो सकते। जैसे जैसे अस्थमा कंट्रोल होता है, दवाइयों की मात्रा कम होती चली जाती है। और एक सावधानी हमें यहाँ ये भी रखनी चाहिए कि जैसे ही आप कोई दवाई ट्रीटमेंट अस्थमा का शुरू करता है कोई भी डॉक्टर, नॉर्मल 2 से 3 दिन में पूरी तरह से मरीज हमारा ठीक हो जाता है। 3 दिन बाद उसको मरीज को मन के अंदर ये फीलिंग आने लगती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब दवाई क्यों ले रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि ये दवाइयाँ एकदम बंद नहीं होती है और हमेशा हमें चिकित्सक की सलाह से इसकी मात्रा कम करनी चाहिए। अगर आप कोई इनहेलर 3 बार ले रहे हैं तो वो पहले 2 बार लेंगे, 2 बार ले रहे हैं तो फिर उसको 1 बार की फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा। तो ऐसे धीरे धीरे चिकित्सक की सलाह से आप अपनी दवाई कम करें। एकदम बंद करने से उसी तरह हो जाता है कि जब हम छत पे जाते हैं तो सीढ़ियों से जाते हैं जी, और जब छत से उतरेंगे तो सीढ़ियों से उतरेंगे। एकदम बंद करने का मतलब आप छत से सीधे कूद पड़े। तो सभी दर्शकों से, जो भी अस्थमा के मरीज हैं, मेरा ये निवेदन रहेगा कि अपनी दवाइयों के बारे में लापरवाही ना बरतें। इससे किसी तरह की कोई आपकी डिपेंडेंसी या आदी आदमी नहीं होता है, क्योंकि इनका असर दिमाग पर नहीं होता, इनका असर सीधे सांस के नलियों पर होता है। तो आपको किसी तरह का कोई एडिक्शन या कोई नशा या किसी तरह के आदि ये दवाइयाँ नहीं बनाती हैं। जी, मतलब डॉक्टर साहब, मतलब आप कह सकें कि जो भी दवाएं लेनी है, आप बहुत सही बताओ कि डॉक्टर की सलाह लेनी है। लेकिन एक और चीज़ मैं ये पूछना चाहूँ कि जो इलाज है अस्थमा को, जो इलाज हो कितना लंबे समय तक चला है? जो इलाज की ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, जैसा कि कितने टाइम तक हमें ये लेना होता है, आमतौर पर 2 मौसम के परिवर्तन हम साल में देखते हैं। एक आता सितंबर अक्टूबर के समय, जब हम गर्मियों से सर्दियों में प्रवेश करते हैं। एक हमारा बसंत ऋतु का टाइम आता है जिसमें मार्च और
अप्रैल के महीने में, जिसमें कि अभी पिछले महीने से हम निकल रहे हैं, ये 2 परिवर्तन रहते हैं। और इन्हीं 2 परिवर्तन के अंदर हमें ज़्यादातर जितने भी एलर्जी के पेशेंट हैं वो मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इन 2 महीनों में 2 परिवर्तन वाले जो समय हैं इन पर विशेष ध्यान रख लें, जैसे ही कोई लक्षण हो तुरंत चिकित्सक की सलाह ले लें। और कई पेशेंट ऐसे भी देखे गए हैं कि उनको केवल साल में दवाई की जरूरत ही 2 महीने के लिए पड़ी, बाकी उनको 10 महीने कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। फिर वो मौसम परिवर्तन हुआ, फिर उनसे कोई लापरवाही हुई, वो अस्थमा की सिम्टम्स लेके आउटडोर में आते हैं। तो ये 2 महीने अगर वो विशेष ध्यान रख लें, अपने मौसम चेंज होने से पहले ही अपनी पूरी सावधानी रखें। दवाइयों के बारे में डॉक्टर की सलाह से जो भी दवाई वो एडवाइस करे वो रेगुलर लें, और अपनी फिजिकल एक्टिविटी, खान पान और जो रूटीन की दिनचर्या है वो रेगुलर करते हैं। मतलब आप साधारण भाषा में आ कह सका कि यही मौसम में बदलाव आवे तो दमा का जो मरीज है माने खास तौर पे शुरू में ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि माने ये बीमारी को ज़्यादा परेशान को नहीं होना पड़ सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं पूछूँ कि भाई जो दमा रोगी है माने कई चीज़ नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसा कि कई पेशेंट हमारे आते हैं कि साहब मुझे जैसे ही मैंने छाछ पी सांस की तकलीफ होगी, कोई खटाई खाई सांस की तकलीफ होती, कई बार कोई अचार यूज़ करते हैं मरीज़ तो उनको सांस की तकलीफ हो जाती है। कई बार वो जैसे दिवाली का समय आता है, ज़्यादातर पेशेंट उस समय आते हैं कि साहब महिलाएं हैं हमारी गांव के अंदर कि साहब मैंने झाड़ू लगाई, मैंने घर की डस्टिंग करी, आज मैंने घर के अंदर छोंक लगाया, उसका धुआं, किसी को अगरबत्ती के धुएँ से होती है, किसी को घर के अंदर जैसे ही आप कोई दूसरा हवन वगैरह करते हैं उसके धुएं से होती है। तो हमें सावधानी इस चीज़ की रखनी है कि आज मैं किसी चीज़ से या अस्थमा का मरीज़ हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों से नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले हमारी खान पान की चीज़ें आती हैं, जिसमें हम ज़्यादातर ठंडी, तली और खट्टी चीज़ों को विशेष करके परहेज़ कराते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि साहब आप घर के अंदर जब भी कभी, क्योंकि अब मौसम परिवर्तन होता है तो भी धूल मिट्टी के आदमी संपर्क में आता है, नाक से पानी आने लग जाता है, नाक में खुजली चलने लग जाती है, छींकें आने लग जाती है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कोई साफ सफाई करी है और बिना सावधानी के करी है। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि जब भी आप अस्थमा के मरीज हो और आपको सफाई करने की जरूरत है, सफाई करने के लिए हम कभी मना नहीं करते, लेकिन आप अपना मास्क लगाइए, गीले कपड़े से करिए और कम से कम डस्ट का एक्सपोजर आपका हो। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ पूछना चाहूँ मैं कि जी आप बहुत जगह सुना है कि जो दमा रोगी वह बाने दूध नहीं पीना चाहे जी, तो इम कितनी सच्चाई है? ये पर्टिकुलरली कुछ परसेंटेज जरूर है जिसके अंदर दूध के अंदर प्रोटीन होती है, और वो प्रोटीन पर्टिकुलरली अस्थमा के लिए लोगों को सूट नहीं करती। ऐसे ही दमा वाले जो पेशेंट है, जो COPD के मरीज हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनका भी एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि साहब जैसे ही मैं दूध पीता हूँ मेरे कफ बनता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो हम ऐसे मरीजों को कफ कम प्रोडक्शन हो उसके लिए उनको एडवाइस करते हैं कि अगर सूट नहीं करा तो आप इसको बंद करिए। जी, तो दमा एक ही प्रकार को है या कई अलग अलग प्रकार को है? दमा 2 तरीके से जनरली मेडिकल लैंग्वेज में एटोपिक और नॉन एटोपिक 2 कैटेगरी हम बना के चलते हैं, और जिसके अंदर कई बच्चों के अंदर जो छोटा अस्थमा होता है, जिसके अंदर कई बच्चों के 2 साल, 8 साल, 9 साल तक की एज में तो उनको सांस की तकलीफ होती है, फिर उसके बाद में नहीं होती है। और दूसरा होता है जो एलर्जी, जिसके अंदर जैसे ही आप मौसम चेंज के साथ में, धूल मिट्टी के संपर्क के साथ में, वो आपका एक लाइफ लॉन्ग सी सिम्टम्स आ जाते हैं। तो अस्थमा को हम मोटा 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब जी अभी कोरोना काल चल रहे हैं, कोविड पूरे विश्व यूं घिरे हुए, तो इयान का मैं दमा रोग है ना खासकर कई चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है और कितो खतरनाक हो सके बाने कोविड के टाइम में ध्यान नहीं रख पाऊँ? कोविड के अंदर जैसा कि देखा कि कोविड वायरस ने हमेशा से पूरी तरह से निमोनिया की शिकायत में मरीजों को लाके खड़ा किया। कोई भी वायरस हो, चाहे वो कोविड का हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू का हो, हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर वायरस का मुख्य ऑर्गन जो टारगेट रहता है वो लंग्स रहते हैं। जी। कोविड में भी खूब निमोनिया के पेशेंट हुए, सांस की तकलीफ हुई, कुछ पेशेंट की डेथ हुई, जो रिकवर कर गए उनके अंदर आज भी सांस की तकलीफ है। कारण क्या है? कारण मुख्य रूप से निमोनिया से लंग्स के अंदर सिकुड़न आ गई। इस सिकुड़न की वजह से वो जो लंग्स, एक तरह से हमारे जितने भी फेफड़े हैं वो एक इलास्टिक है। रबड़ को हम खींचते हैं, उसी तरह जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े फैलते हैं, सांस छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। तो वो एक इलास्टिक है, और जब भी इस फेफड़ों के अंदर कोई भी बीमारी होती है तो उसकी वो इलास्टिसिटी या प्लास्टिक नेचर जो है, इलास्टिक नेचर वो कमज़ोर हो जाती है।
जिसकी वजह से जब हम थोड़ा वॉक करते हैं सांस फूलती है, थोड़ा चलने लगते हैं सांस फूलने लग जाती है। तो जिनके कोविड हुआ उसके बाद उनको सांस की तकलीफ रहना स्वाभाविक है, क्योंकि लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर सिकुड़न आ गई। साथ ही कुछ पेशेंट ऐसे थे जो परमानेंटली सांस की तकलीफ के साथ अस्थमा में भी कन्वर्ट हो गए। तो आमतौर पर ऐसे मरीज को भी हमें ज़्यादातर सावधानी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सही बात आप बताइए कि भाई कोरोना काल के मायने जो अपना अस्थमा का मरीज है, मैंने खासकर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी लोगों ने भी ज़रूरी, लेकिन मन खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आप माँ की चौपाल कार्यक्रम में पधारा और दमा रोगों ले इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी आप माँ के दर्शका ने दी। माँ की चौपाल कार्यक्रम में पधारवा खातर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण भाई बहनों, आज ही चौपाल में बस इतना ही। फिर मिलशा एक नई चौपाल में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए राम राम सा।